नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 66 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे विशालकाय जीवों का राज हुआ करता था जिन्हें हम डायनासोर्स के नाम से जानते हैं। उड़ने वाले डायनासोर, जमीन पर भागने वाले डायनासोर, पानी में तैरने वाले डायनासोर्स। कुछ डायनासोर्स का आकार तो इतना विशाल हुआ करता था कि वो आज की ऊंची इमारतों से भी बहुत बड़े हुआ करते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक 15 किलोमीटर बड़ा एक एस्टेरॉयड आज के मैक्सिको में मौजूद युकातान पेनिनसुला से टकराता है। यह टकराव इतना भयानक था कि उस समय पृथ्वी पर मौजूद 75% से भी ज्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई थी। हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से भी 10 बिलियन गुना ज्यादा एनर्जी अकेले इस एक टकराव से उत्पन्न हुई थी। डायनासोर के अंत के पीछे की एक कहानी तो आप में से हर किसी ने सुना होगा, लेकिन क्या होता अगर ये डायनासोर कभी एक्सटिंक्ट हुए ही ना होते? अगर किसी कारणवश वो एस्टेरॉयड कभी पृथ्वी से टकराया ही नहीं होता तो क्या इंसान कभी इस पृथ्वी पर जन्म भी ले पाते? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। अक्सर जब भी लोग इस घटना के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि एस्टेरॉयड के टकराते ही इंस्टेंटली सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस समय यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था, इसका डायमीटर 15 किलोमीटर था। इसने पृथ्वी को 60 डिग्री के एंगल पर 25 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हिट किया था। यह टकराव इतना जोरदार था कि इसने पृथ्वी पर 200 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर गहरा एक विशाल गड्ढा बना दिया था। इम्पैक्ट इतना तेज था कि कुछ ही पलों में वहां पर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स खड़े हो गए थे। टकराव के कुछ ही समय बाद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर वेपराइज होकर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में फैल गए थे। इसने क्लाइमेट को पूरी तरह अनस्टेबल कर दिया था और एटमॉस्फेयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल ने सनलाइट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। अगले 15 सालों तक यह मंजर कुछ ऐसा ही चलता रहता है, जिसे इम्पैक्ट विंटर भी कहा जाता है। इन डस्ट पार्टिकल ने अकेले ही पृथ्वी के सरफेस टेम्परेचर को 15 डिग्री तक गिरा दिया था, जिसका सीधा असर फूड चेन पर पड़ा था। छोटे क्लासेस में आपने फूड चेन के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, जिसमें हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी न किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है। अगर इस फूड चेन में से एक भी ऑर्गेनिज्म गायब हो जाए या फिर अनस्टेबल हो जाए तो इसका सीधा असर उस चेन से जुड़े हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर पड़ता है। उस समय भी यही हुआ। इम्पैक्ट विंटर की वजह से सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं कर पाए, जिससे प्लांट और ट्रीज फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए और वो मरने लगे। प्लांट पर डायरेक्ट निर्भर करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हर्बीवोर्स भी कहा जाता है, उन पर इसका सबसे पहला असर पड़ा। इसके बाद प्लांट और इन हर्बीवोर्स पर डिपेंड करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिन्हें ओमनिवोर्स भी कहा जाता है, उन पर भी इसका असर देखने को मिलता है। और ऐसे करते करते छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े से बड़े टीरेक्स जैसे डायनासोर इस अनस्टेबल फूड चेन का शिकार बने। इस एस्टेरॉयड इम्पैक्ट का सबसे भयानक असर इन बड़े बड़े डायनासोर्स पर ही पड़ा। एक तो इनका साइज इतना विशाल था कि इन्हें जिंदा रहने के लिए भारी मात्रा में फूड की जरूरत हुआ करती थी, और ऊपर से अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना जहरीला हो चुका था कि इनके छिपने या बचने के लिए कोई सुरक्षित जगह बची ही नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि सबसे पहले ये डायनासोर्स ही एक्सटिंक्ट हुए। हालांकि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स ने जैसे तैसे खुद को इन हालात में भी सर्वाइव कर लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 50% से ज्यादा प्लांट स्पीसीज तो केवल उस एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट की वजह से खत्म हो गई थी। लेकिन क्या होता अगर किसी कारणवश वो एस्टेरॉयड कभी अर्थ से टकराया ही नहीं होता? या क्या होता अगर वो एस्टेरॉयड युकातान पेनिनसुला की जगह पृथ्वी के कुछ ऐसे हिस्से से टकराया होता जहां इसके इम्पैक्ट का बिल्कुल नेग्लिजिबल इफेक्ट देखने को मिलता? जो इम्पैक्ट विंटर 15 सालों तक चला था, क्या होता अगर वो कुछ महीनों या फिर दिनों के लिए होता? तो कहानी क्या होती? तब यह सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्या आज के इंसान इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट भी कर पाते? इसका जवाब जानने के लिए हमें एवोल्यूशन और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। साल 1859 में इंग्लिश नेचुरलिस्ट, जियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पब्लिश की थी। चार्ल्स डार्विन एक वेल्दी ब्रिटिश फैमिली में पैदा हुए थे और उन्हें बचपन से ही नेचर में बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने इसमें बताया था कि आज जितनी भी स्पीसीज पृथ्वी पर मौजूद है, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट, वो सब हमेशा से वैसे नहीं रहे हैं जैसा ये आज दिखाई देते हैं। सभी स्पीसीज समय के साथ इवॉल्व हुए हैं, जिसे उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस का नाम दिया। इससे पहले तक हर कोई इंसान मानता था कि स्पीसीज कभी चेंज नहीं होती। नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कॉन्सेप्ट पर चलती है। इसका मतलब है कि जो स्पीसीज अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जितनी ज्यादा फिट होगी और जितनी ज्यादा अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट कर पाएगी, वो स्पीसीज लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगी। इसे इस एग्जांपल से समझते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले पेड़ों की छाल पर एल्गाई ग्रोथ
ग्रोथ की वजह से थोड़ी लाइट कलर हुआ करता था। उस समय दो तरह के पेपर्ड मोथ्स पाए जाते थे जिन्हें हम पतंगे भी कहते हैं, एक लाइट ग्रे कलर की और एक डार्क ब्लैक कलर की। पेड़ की छाल लाइट कलर की होने की वजह से लाइट ग्रे पेपर्ड मोथ खुद को परफेक्टली ब्लेंड कर पाती थी, लेकिन डार्क ब्लैक पेपर्ड मोथ नहीं कर पाती थी। इसका रिजल्ट यह हुआ कि बर्ड्स अपने खाने के लिए इन डार्क ब्लैक मोथ को आसानी से स्पॉट कर पाती थी, लेकिन लाइट मोथ को नहीं। यही रीजन है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले लाइट ग्रे मोथ बहुत कॉमन हुआ करती थी और डार्क ब्लैक मोथ बहुत रेयर हुआ करते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यह सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हुए एनवायरमेंट चेंज ने पेड़ों पे मौजूद एल्गाई ग्रोथ को रोक दिया था। जहां पहले ये पेड़ की छाल लाइट कलर की हुआ करते थे, वो अब ब्लैक में बदलने लगे, जिसकी वजह से इस बार डार्क ब्लैक मोथ खुद को परफेक्टली कॉन्फोफ्लाज कर पाए, लेकिन लाइट ग्रे मोथ नहीं कर पाए और रिजल्ट पहले वाले सिचुएशन के टोटली अपोजिट निकल कर आया। डार्क ब्लैक मोथ कॉमन होने लगे और लाइट ग्रे मोथ रेयर होने लगे। 1848 में जो स्पीसीज इतनी रेयर हुआ करती थी, वो अगले 15 सालों में बहुत कॉमन होने लगी। सीधे तौर पर यह है कि जो स्पीसीज अपने एनवायरनमेंट में जितना ज्यादा फिट होगी, वह उतना ज्यादा सर्वाइव कर पाएगी। कुछ ऐसा ही उस समय हुआ था जब वो एस्ट्रॉयड अर्थ से टकराया था। उस एस्ट्रॉयड के टकराने से पहले एनवायरनमेंट में सबसे फिट जानवर डायनासोर ही हुआ करते थे, इसलिए हर जगह उन्हीं का राज हुआ करता था। लेट क्रेटासियस पीरियड में छोटे जानवर जैसे कि मैमल्स और रेप्टाइल अपने अपने इकोलॉजिकल नीसेस में एक डाइवर्स लाइफस्टाइल जी रहे थे। उस समय मैमल्स का साइज आज के खरगोश जितना या फिर उससे भी छोटा हुआ करता था, लेकिन अर्थ पर असली हुकूमत डायनासोर्स की ही हुआ करती थी। उनका विशाल साइज, एफिशिएंट अपराइट पोस्चर और रनिंग एबिलिटी ने उन्हें बाकी जानवरों की तुलना में एक ऐसा एडवांटेज दिया कि वो इस अर्थ को रूल कर सके। लेकिन जब वो एस्ट्रॉयड इस पृथ्वी से टकराया तो इन डायनासोर्स की यही ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। वो बदलते एनवायरनमेंट के साथ खुद को जल्दी से अडेप्ट नहीं कर पाए और उन्हें अपना अंत देखना पड़ा। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या उस समय हर एक डायनासोर एक्सटिंक्ट हुआ होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसका जवाब है नहीं, सभी डायनासोर एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे। कुछ ऐसे डायनासोर्स भी थे जो इस जानलेवा हालात में भी खुद को सरवाइव करने में सक्सेसफुल रहे थे। उस समय एवियन डायनासोर थे, यानी कि ऐसे डायनासोर जो कि उड़ सकते थे, अपनी इन 3 खूबियों की वजह से सरवाइव कर पाए। उनका स्मॉल साइज, कम फूड में भी सरवाइव करने की कैपेबिलिटी और बिना खाए पिए दूर तक ट्रेवल करने की शक्ति, यही वो खूबियां थी जो बाकी नॉन एवियन डायनासोर में नहीं थी। इसी वजह से एवियन डायनासोर उस एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट के बाद भी बच निकले, जबकि नॉन एवियन डायनासोर खत्म हो गए थे। सर्वाइव करने के बाद भी उन्हें बहुत सफर करना पड़ा था। उन्हें जिंदा रहने के लिए खुद को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ा। मिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन के बाद ये एवियन डायनासोर साइज में और छोटे होते गए, जिसे एवोल्यूशनरी श्रिंकिंग भी कहा जाता है, और धीरे धीरे आज के बर्ड्स में बदल पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो डायनासोर उस समय सरवाइव कर पाए थे वो कोई और नहीं बल्कि आज के बर्ड्स ही हैं। आज के समय के पेंगुइन्स, ईगल, पिजन्स, चिकन और इवन ऑस्ट्रिचेस, ये सब मॉडर्न डे के डायनासोर्स हैं। लेकिन उस समय केवल एवियन डायनासोर्स ही नहीं बल्कि कुछ और जीव भी थे जो इस एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट को सरवाइव कर पाए थे। क्रोकोडाइल्स, टर्टल, लिजर्ड, स्नेक और फ्रॉग जैसे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, यहाँ तक कि स्मॉल मैमल्स और शार्क भी थे जो उस समय खुद को सरवाइव कर पाए थे। इन सब में मैमल्स बहुत खास हैं, क्योंकि इन्हीं मैमल्स की वजह से आज आप ये वीडियो देख पा रहे हो। डायनासोर के अंत के बाद इन स्मॉल मैमल्स को मौका मिल पाया बाहर आकर ग्रो करने का, नई हैबिट्स को सीखने का और नए तरीके से खाने को अडेप्ट करने का, और यहाँ से शुरू होता है एज ऑफ मैमल्स। आज से करीब 55 मिलियन साल पहले ये मैमल्स इवॉल्व होकर प्राइमेट्स में बने, जिनके हाथों में लंबी फिंगर्स हुआ करती थी। ये फिंगर्स उन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ने में मदद किया करती थी, और उनके साथ उनका ब्रेन भी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है। समय का पहिया आगे बढ़ा और आज से करीब 15 से 10 मिलियन साल पहले ये प्राइमेट्स 2 अलग अलग हिस्सों में बट गए। एक तरफ थे एशियन एप्स, जिसमें से गिब्बन और ओरंगेटन मौजूद थे, और दूसरी तरफ थे अफ्रीकन एप्स, जिसमें गोरिल्लाज और चिंपांजीज मौजूद थे। हमें फोकस करना अफ्रीकन एप्स पर, क्योंकि 6 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक ऐसी स्पीसीज का जन्म हुआ जो हम इंसानों और चिंपांजीज का आखिरी कॉमन एंसेस्टर थी। लेकिन इसके बाद हमारे पूर्वजों ने पेड़ों पर रहने के बजाय जमीन पर चलना शुरू कर दिया था। करीब 4 मिलियन साल पहले ऑर्थ्रोपिथेकस नाम के होमिनिन्स आए। ये वो पहले जीव थे जिन्होंने 2 पैरों पर चलना सीखा था, जिसे बाइपेडलिज्म भी कहा जाता है। यह एक बहुत बड़ी क्रांति थी, क्योंकि अब उनके हाथ फ्री थे औजार बनाने के लिए और शिकार करने के लिए। इसके बाद 2.5 मिलियन साल पहले एंट्री होती है होमो हेबिलिस की, जिन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता है। इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीखा, जिससे इनका दिमाग और तेजी से डेवलप होने लगा।
फिर करीब 1.8 मिलियन साल पहले आए होमो इरेक्टस। ये पहले ऐसे पूर्वज थे जिन्होंने आग का इस्तेमाल करना सीखा था। वो फायर का यूज करने लगे खाना पकाने के लिए, दूसरे जंगली जानवरों से बचने के लिए। पका हुआ खाना खाने से उन्हें और ज्यादा एनर्जी मिलने लगी, जिससे उनका ब्रेन साइज और बड़ा होता गया और वो बाकी एनिमल्स की तुलना में और ज्यादा इंटेलिजेंट होते गए। यही वो पहले इंसान थे जो अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए थे। और अंत में लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में जन्म होता है होमो सेपियंस का, यानी कि आज की मॉडर्न ह्यूमंस का। हमारा दिमाग इतना विकसित हो चुका था कि हमने भाषा, समाज और कल्चर बनाने शुरू कर दिए थे, और उसी एवोल्यूशन का नतीजा है कि आज हम यहाँ तक पहुंच पाए। अगर आप इस पूरी टाइमलाइन को ध्यान से समझे तो पता चलेगा अगर उस दिन वो एस्ट्रॉयड पृथ्वी से नहीं टकराया होता तो शायद आप यह वीडियो नहीं देख पा रहे होते और ना ही मैं इस वीडियो को बना पा रहा होता। हमें तो उस एस्ट्रॉयड को धन्यवाद करना चाहिए जिसकी वजह से आज हम इंसान इस पृथ्वी पर राज कर पा रहे हैं। इन केस एस्ट्रॉयड पृथ्वी से नहीं भी टकराया होता तो भी वो मेमल्स इवॉल्व करते रहते, लेकिन उनके एवोल्यूशन का नतीजा वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा आज हम देख पा रहे हैं, और ना ही इतने कम समय में वो मेमल्स आज के इंसानों में इवॉल्व कर पाते। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या वो एस्ट्रॉयड इकलौता रीजन था कि आज हम इंसान इस पृथ्वी पर मौजूद हैं? ऑब्वियसली नहीं। उस एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट के बाद भी कई हजारों स्पीसीज सर्वाइव कर पाई थी, लेकिन उनमें से केवल एक स्पीसीज ही आगे हम इंसानों में इवॉल्व कैसे कर पाई? हम इंसानी इतने इंटेलिजेंट कैसे बन पाए? क्या ये कोई कोइंसिडेंस था या फिर किसी भगवान ने इससे पहले से प्लान कर रखा था? इसके लिए एक बहुत ही अच्छा आर्गुमेंट दिया जाता है। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग ये सभी दुनिया के टॉप बिलियनियर्स के लिस्ट में आते हैं, और इन सभी को अपनी कंपनी की वजह से कॉलेज से ड्रॉप आउट लेना पड़ा था। अब यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है, क्या वो लोग बिलियनियर इसलिए बने थे कि उन लोगों ने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया था? ऑब्वियसली नहीं। कॉलेज ड्रॉप आउट लेने से वो लोग बिलियनियर नहीं बने, बल्कि वो अपने स्किल, यूनिक आइडिया और अपने बिजनेस की वजह से बिलियनियर्स बने थे। लेकिन एट द सेम टाइम यह भी सच है कि कॉलेज ड्रॉप आउट लेने की वजह से ही उन्हें अपने बिजनेस पर फोकस करने के लिए ज्यादा टाइम मिल पाया। कॉलेज ड्रॉप ने उन्हें बिलियनियर नहीं बनाया, लेकिन इसने उन्हें वो टाइम जरूर दिया जो उनके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी था। विडंबना यह है कि आज के समय में मोटिवेशन के नाम पर इन्हीं लोगों की कहानी सुनाई जाती है और कॉलेज से ड्रॉप लेने को एक अचीवमेंट की तरह दिखाया जाता है। अब हमारी कहानी पर वापस आते हैं। अगर हम सेम लॉजिक एवोल्यूशन पर ट्राई करें तो एस्ट्रॉयड ने अचानक मेमल्स को ह्यूमंस में नहीं बदला, बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया था जिससे उन मेमल्स को और ज्यादा चांस मिल पाया इवॉल्व करने का। रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड लक की वजह से वो मेमल्स आज के इंसानों में इवॉल्व कर पाए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो एस्ट्रॉयड अर्थ से नहीं टकराया होता और फिर भी वही रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, लक एंड एनवायरनमेंट अगर मेमल्स को मिल पाता तो शायद एस्ट्रॉयड के अर्थ से न टकराने के बावजूद भी इंसान इवॉल्व कर पाते, और पॉसिबिलिटी ये भी बन पाती कि आज के समय में इंसान और डायनासोर दोनों साथ साथ जी रहे होते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।